नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे होंगे, घर में सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं मुख्य रूप से ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिन्होंने 1948 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के संदर्भ में काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसे भी भारतीय सिपाहियों के बारे में एक काफी ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि कईयों ने दी है कुर्बानी धरती मां के वास्ते, मिटा दिया था जो भी आया इस देश के रास्ते। तो ब्रिगेडियर उस्मान इसी के कड़ी थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस देश की सुरक्षा हेतु। ब्रिगेडियर उस्मान ने जो बहादुरीपूर्ण कार्रवाइयों को अंजाम दिया, वह इस बात को भी साबित करता है कि भारतीय सेना प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष स्वरूप वाली रही है। जहां पे धर्म का कोई वास्ता नहीं रहा है, वहां पर देश सबसे पहले रहा है, वहां पर राष्ट्र सबसे पहले रहा है, और राष्ट्र की खातिर उन्होंने कभी भी इस बात का परहेज नहीं किया कि हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है। उन्होंने देश को ही हमेशा प्राथमिकता दी। तो ब्रिगेडियर उस्मान इसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, जिनका जन्म 15 जुलाई 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीबीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जमींदार थे, मतलब इनका ताल्लुकात जो था वह जमींदारी परिवार से था। इनके पिता बनारस के तहसीलदार भी थे। कहने का अर्थ यह है कि यह बचपन से ही काफी रईसी में पले, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं था कि इनमें किसी भी प्रकार की गलत आदतें थी। ये बचपन से ही बहादुर स्वभाव के थे, और इनकी बहादुरी के किस्से आमतौर पे काफी ही बोलचाल में बताए जाते हैं कि किस तरह से एक बार एक बच्चा कुएं में डूब रहा था, तो इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस कुएं में छलांग लगाई, और उस वक्त इनकी अवस्था मात्र 12 साल थी। तो इस तरह से वो आगे बढ़ने लगे। इन्होंने आगे चलकर भारतीय सेना को ज्वाइन किया। तो यहां पर भी एक महत्वपूर्ण बात है, वह इसलिए कि 1920 ईस्वी में भारतीय सरकार ने, भारत स्थित ब्रिटिश सरकार ने जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट थी, उसमें इस बात की इजाजत दे दी थी कि भारतीय बच्चों को भी उसमें प्रवेश दिया जाएगा, और इस तरह से भारतीय बच्चे भी उस मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश करना उन्होंने आरंभ किया। तो ब्रिगेडियर उस्मान ने भी सेना में शामिल होने के लिए अप्लाई किया, और 1932 ईस्वी में वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के लिए चुने गए। हालांकि 40 से ऊपर विद्यार्थियों ने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन उसमें मात्र 10 भारतीय विद्यार्थी ही चुने गए, और उनमें से एक थे ब्रिगेडियर उस्मान। यहां पर मैं बता दूं कि ब्रिगेडियर उस्मान जो थे वह रॉयल मिलिट्री एकेडमी के अंतिम सत्र के छात्र थे, क्योंकि उसी वर्ष 1932 ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित हुई थी, और वहीं पर भारतीय छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। और यहीं पर सैम मानेकशॉ, काफी महत्वपूर्ण नाम आप जानते हैं, मोहम्मद मूसा और स्मिथ टुन, ये 3 महत्वपूर्ण छात्र हैं। ये तीनों आगे चलकर अपने अपने देश के सेनाध्यक्ष बने। सैम मानेकशॉ भारत के बने, मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के बने, स्मिथ टुन वह बर्मा के आर्मी चीफ बने। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़े, कितने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का इन्होंने निर्वाह किया। यहां पर यह समझ लें कि 1932 में ये गए सैंडहर्स्ट, 1934 में कमीशन हुए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के जो भी छात्र थे उनको 1935 में कमीशन किया गया, लेकिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने उसे 1934 से ही दिखाना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के छात्र सीनियर रहें, जबकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो छात्र उनसे जूनियर रहें। तो 1 फरवरी 1934 को उस्मान का कमीशन दिखाया गया, और जबकि सैम मानेकशॉ का कमीशन 4 फरवरी 1934 को दिखाया गया। यानी अगर देखा जाए तो उस्मान सैम मानेकशॉ से 4 दिन सीनियर थे, और आगे चलकर सैम मानेकशॉ ने 1971 के भारत पाक जंग में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दरअसल क्या है
कि जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के जो छात्र थे उनको किंग कमीशन्ड ऑफिसर्स कहा जाता था, और जो आईएमए के जो छात्र थे उनको इंडियन कमीशन्ड ऑफिसर्स जो है वह कहा जाता था। तो किंग ऊपर था, इसीलिए उसको ऊपर रखा गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाले छात्रों को उसके थोड़ा नीचे रखा गया। ब्रिगेडियर उस्मान, मैं ब्रिगेडियर बार बार कह रहा हूं कि ब्रिगेडियर के रूप में ही इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, वह सर्वोच्च पद जिस पर वो शहीद हुए वह वहां तक इस पर पहुंचे थे। आमतौर पे किसी भी सैनिक की जो नियुक्ति होती थी वह लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर होती थी। तो उस्मान की 1934 में नियुक्ति हुई कमीशन होने पे, और उनको बलूच रेजिमेंट दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इनकी बहादुरी के ही कारण इनको समय से पहले प्रमोशन दिया गया। और आप देखेंगे कि जब इनकी मृत्यु हुई 1948 ईस्वी में, लगभग 36 साल की अवस्था में, तब तक वह ब्रिगेडियर के पद पर पहुंच चुके थे। यानी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने काफी ऊंची पायदान को हासिल कर लिया था। जब इस देश का विभाजन होना आरंभ हुआ तो जाहिर है सेना का भी विभाजन हुआ, तो लोगों को यह उम्मीद थी कि ब्रिगेडियर उस्मान मुसलमान होने के नाते पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस्मान ने ऐसा नहीं किया, और विभाजन के बावजूद उन्होंने भारतीय सेना को ही ज्वाइन किया। हालांकि उसके पश्चात आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को लालच दिया कि आप पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन कर लें, हम आपको प्रमोशन देंगे। इसके बावजूद ब्रिगेडियर उस्मान जब तैयार ना हुए तो उनको इस बात का लालच दिया गया कि आपको सेनाध्यक्ष मैं बना देता हूं, आप मेरी तरफ आ जाएं। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि मेरा मजहब चाहे जो भी हो, मेरा देश जो है वह भारत होगा, और मैं इसी के साथ रहूंगा और इसी के साथ मरूंगा और जीऊंगा। और इस तरह से ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के साथ जुड़ गए। तो चूंकि बलूच रेजिमेंट तो चली गई पाकिस्तान में, तो ऐसी स्थिति में वह 77 पैरा ट्रूपर्स के साथ जुड़ गए और वापस यहां आ गए, और रेजिमेंट इनका डोगरा रेजिमेंट बना, और इस तरह से इन्होंने काम करना आरंभ किया। आप सभी लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है, लेकिन स्वतंत्रता के कुछ ही दिनों के पश्चात, लगभग 2 ही महीने के पश्चात, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया। और पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के भेष में हमला किया था, उसमें कुछ कबायली भी थे। ऐसी स्थिति में, चूंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के सामने वह चुनौती आई। लेकिन जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गया तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में एंट्री ली। और कहा जाता है कि जब मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें, जब पाकिस्तानी सेना उधर से बढ़ रही थी, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है, वहां पर जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री तैनात थी, जिसकी 2 डिवीजन मुसलमानों की थी और 2 डिवीजन डोगराओं की थी। उन मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया और अपने डोगरा साथियों को मार दिया, और इस तरह से घुसपैठियों के प्रवेश के लिए रास्ता उन्होंने खोल दिया। और ऐसी ही परिस्थितियों में वह आगे आगे बढ़ गए, और ऐसी स्थिति आते आते वो घुसपैठिए, वो पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। राजौरी में पहुंचकर उन्होंने काफी ही कत्लेआम मचाया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30,000 हिंदुओं का उन लोगों ने कत्ल कर दिया। उन्होंने नौशेरा, झांगड़, ये तमाम ऐसे इलाके थे जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि उस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान की नियुक्ति वहीं पर थी, लेकिन पर्याप्त सैन्य बल न होने के कारण उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसका सफलतापूर्वक जवाब दें। हालांकि रोका उन्होंने, लेकिन उन इलाकों को वापस कब्जा करने में वह सक्षम नहीं थे। ऐसे ही परिस्थितियों में जनरल करियप्पा जनवरी में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं उस्मान कि आपके सैनिक कोट पे कब्जा करें। कोट जो है वह नौशेरा वाले इलाके में सबसे ऊंची चोटी थी, और वहां से चारों तरफ जो है नजर रखी जा सकती थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने उनके जाते ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन कीपर। कीपर इसलिए नाम दिया गया कि केएम करियप्पा को कीपर के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए उनके नाम पर ही इस ऑपरेशन का नाम रखा गया कीपर।
और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर के उस पर कब्जा कर लिया। उसके पास बारी आई नौशेरा की, और नौशेरा को विजय करने के लिए वो लगातार आगे बढ़े और उन्हें अपनी सफलता मिली। और नौशेरा पर कब्जा करने के दौरान उन्होंने इतनी ज्यादा बहादुरी का परिचय दिया कि ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा के शेर के नाम से जो है वह जाने जाने लगा। नौशेरा का विजय के पश्चात उन्होंने झांगड़ पर विजय करने की ठानी और उन्होंने यह प्रॉमिस की कि जब तक वह उस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वह पलंग पर नहीं सोएंगे, चारपाई पर नहीं सोएंगे। ये समझ लें कि इनकी प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक उसी तरह से थी जिस तरह से महाराणा प्रताप की थी कि जब उन्होंने कहा था कि जब तक चित्तौड़ पर हम नहीं विजय प्राप्त करेंगे तब तक हम पलंग पर नहीं सोएंगे। तो ब्रिगेडियर उस्मान की भी प्रतिज्ञा उसी की तरह की थी और इस तरह से उन्होंने उस इलाके पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया और अपने सैनिकों के सहयोग से उन्होंने उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने कबायलियों के सहयोग से लगातार अभियान किए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान लगातार डटे रहे और उसका मुंहतोड़ जवाब देते रहे। उन ब्रिगेडियर उस्मान के बहादुरी के चलते, उनके सैनिकों के बहादुरी के चलते पाकिस्तानी सैनिकों की एक न चली, उनकी कोई भी दाल न गली। लेकिन कहते हैं ना कि संजोग ऐसा रहा कि अचानक एक गोला उनके तंबू के पास पत्थर पे गिरा और उसका जो ब्लास्ट हुआ, उसका जो छर्रा था, वह ब्रिगेडियर उस्मान के शरीर में धंस गया और वह वहीं पे वीरगति को प्राप्त हुए, मौत को उन्होंने आलिंगन किया। ब्रिगेडियर उस्मान के मरते ही सैनिकों में लगा कि क्या हो गया उनका। एक ऐसे सैनिक जिन्होंने कुछ समय पहले तक इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे उनके धर्म के कारण, उसने कुछ ही समय में उन सैनिकों को अपना बना लिया था और वह पूरी तरह से वह आगे बढ़े और उन्होंने अपने कमांडर को जीप से भिजवाया कश्मीर, उसके बाद दिल्ली गए। ब्रिगेडियर उस्मान ने आजीवन शादी नहीं की थी और वो अपने पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह गरीब बच्चों के पढ़ाने पे किया करते थे। इस अभियान के दौरान उन्होंने बाल सैनिकों का गठन किया था। वो बाल सैनिक वह भारतीय सैनिकों की काफी सहायता करते थे, चाहे रसद पहुंचाने में, चाहे सूचनाओं के ट्रांसफर करने में। उनमें से 3 बाल सैनिकों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोने की घड़ी, 3 बाल सैनिकों को 3 सोने की घड़ियां जो है वह दी थी। ब्रिगेडियर उस्मान के शव को जब दिल्ली लाया गया तो लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी ने उनका जो है वह एयरपोर्ट पे गए उनको रिसीव करने के लिए और उनको जामिया मिलिया इस्लामिया में दफनाया गया। मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र दिया गया। याद रखेंगे कि महावीर चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, और इस तरह से इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे थे ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी कहानी। जय हिंद, जय भारत।